Hi guys, so आज के वीडियो में we'll be having a guest in our channel, so you don't have to welcome her, but आ जाए. Introduce yourself, please. Hi, I am Ridhima and I am a first year student studying journalism at Lady Shri Ram College. I hope you know me, but if you don't, I am Tanisha, a first year journalism student at LSR. And आज के वीडियोस में हम आपके साथ कोई भी ऐसे हार्ड फास्ट रूल या कुछ ऐसे शॉर्टकट शेयर नहीं करेंगे. We'll be simply sharing our real journeys जो हमने एज अ क्लास 12 स्टूडेंट की थी. एंड हमने कुछ कुछ सही चीज़ें की, काफ़ी कुछ गलतियाँ करी जो हम नहीं चाहेंगे एज अ सीनियर की आप करें. काफ़ी सारी गलतियाँ करी और वो छोटे छोटे मिस्टेक्स से हमने सीखा भी और उसी के बाद शायद हम इतना स्कोर कर पाए. तो हम आपको वही रियल चीज़ें बताएंगे. हम आपको कोई ऐसा ऐसा ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे. हम अपनी रियल स्ट्रैटेजी, रियल बातें करेंगे जो हमने करी. तो फॉर अ ब्रीफ बैकग्राउंड, वी बोथ हैड ह्यूमैनिटीज इन आवर क्लास 12. आई स्कोर्ड 97% इन माय क्लास 12 and I scored 98.2% in my class 12. And for the subjects that we had, I had political science, history, geography, information practices, English and physical education. And I had psychology, political science, computer science, history, economics और English तो mandatory subject था. ओके तो हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थी, तो हम उसके बारे में आपसे ज़्यादा बातें कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास रियल एक्सपीरियंस है वहाँ का. बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं. एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू हैव. स्टे ट्यून्ड. आपकी जो लास्ट के 2 महीने की स्ट्रैटेजी है या प्रिपरेशन है, उसको एक प्रॉपर रोड मैप मिले, तो उसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको करना ही करना चाहिए. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल से इज़ डेफिनेटली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें सबसे पहले एग्जाम सॉल्व करने के लिए हमें एग्जाम का पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. तो PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं कहूँगी कि PYQs देखना है तो कोविड के बाद वाले PYQs देखो, क्योंकि लोग बोलते हैं 10-10 साल के लगाने बैठ जाओ. जो कोविड से पहले थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रिटन क्वेश्चन, आपके वो लेंदी वाले क्वेश्चंस आते थे, तो उनको करने का कोई पॉइंट भी नहीं है. आपके 12 नंबर के MCQs हैं और उनका आइडिया अलग-अलग MCQs है, हर सब्जेक्ट के अलग-अलग कहाँ से है, जो भी पैटर्न है. तो आप कोविड के बाद वाले PYQs को लगाओ और हर सेट के डिफरेंट होते हैं, तो या PYQs लगाओ. हाँ, और जैसे कि PYQs अब जब लगाओगे तो आपको पता चलेगा. जैसे कि हिस्ट्री में हमारे पास 21 MCQs होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में थोड़े कम होते हैं, ज्योग्राफी में भी कुछ 15 के आसपास होते हैं. मैप कितने नंबर के आ रहे हैं, क्या सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, तो वो सब तभी पता चल पाएगा जब आप रियल PYQs सॉल्व करोगे. तो PYQs को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार उसको देखो एंड देखो कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर. तो नेशन बिल्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पेज पे का आंसर बनता तो है. आपको वही बताया जो आपका 3 नंबर का 6 नंबर का बनता है, जो आपका 3 चैलेंजेस है नेशन बिल्डिंग के. वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप कोई भी PYQ उठा के देख लो, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं. पार्टीशन से भी क्वेश्चन आता है. पार्टीशन से वही है ना कि कुछ कुछ आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो हर साल कभी ना कभी इस टॉपिक से आता है, कभी इस टॉपिक से आता है. तो ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आपने PYQs को प्रॉपर्ली एनालाइज किया है. तो PYQs को एनालाइज करना मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो हम सब लोग कहीं ना कहीं बना लेते हैं. MCQs ही हैं जहाँ पे हम सबके नंबर कटते हैं. और या तो MCQs के लिए ना MCQs के लिए हम एक सेकंड स्ट्रैटेजी पे आएंगे कि MCQs आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने NCERT सॉल्व करा होगा. NCERT इज द बाइबल, ये आपने बहुत सुना होगा क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्पेशली अभी आपके जो MCQs वाले पैटर्न आने लगे हैं, फॉर दैट यू हैव टू रीड योर NCERT रियली वेल. क्योंकि NCERT में मतलब टाइमलाइन, डेट्स, डेटा, ग्राफ, साइड के बॉक्सेस, नीचे के सोर्सेज, हर चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब NCERT एकदम अच्छे से आपको याद होनी चाहिए. जैसे मैंने अपनी NCERT को 7-8 बार पढ़ा होगा. उसके साइड के बॉक्सेस, डेट्स मैंने प्रॉपरली लिखे थे अपने एक अलग से नोटबुक में कि ऐसे मैं याद कर सकूं. और NCERT पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, मतलब 12 नंबर के वो MCQs के लिए नहीं, आपको CUET के लिए भी तो पढ़ना ही है ना. तो आपको NCERT की सारी डेट्स, सबके नाम, किसने क्या बोला, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. एक वो जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है ना, उसमें साइड में मूवीज दे रखी हैं हर चैप्टर के. वो CUET में क्वेश्चन आया था और आप लोगों को लगा कि इसको स्किप कर दो यार, ये तो ऐसे ही है, बट नहीं. दैट्स व्हाई PYQs देखना इंपॉर्टेंट है. पूरी NCERT की हर लाइन, पेज नंबर भी याद कर लेना चाहिए. नहीं ऐसा नहीं होता. देखो मैं अगेन कह रही हूँ ना कि ऐसा नहीं होता है कि आपको बैठ के रटना है. वो क्या होता है कि जब आप, जैसे कि मैंने 8 बार पढ़ा, तो अब आप एक ही चैप्टर बार पढ़ते हो तो वो आपके जहन में उतर जाती है, वो आपको याद हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो इट जस्ट दैट. तुमने कितनी बार पढ़ी थी? मैंने भी मतलब कोई टेस्ट है, कोई प्री बोर्ड है, हर चीज़ के लिए NCERT पढ़ी है. और अगर आप लोगों ने अभी तक NCERT नहीं पढ़ी है तो ये वो टाइम नहीं है कि आप 8-8, 9-9, 10-10 बार NCERT को पढ़ो. इस बार 1 या 2 बार ही पढ़ के काफ़ी हो जाएगा.
और एनसीईआरटी इतनी सी बुक होती है, इतनी सी। हाँ, ज्यादा टाइम कुछ लगेगा नहीं, मतलब अगर तुम फोकस्ड पढ़ने बैठो तो ज्यादा हाँ। टाइम लगता नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने में। एंड अगेन अब क्या है कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी हम डेफिनेटली कहेंगे कि एनसीईआरटी स्किप करके नहीं जाना है, उसको रीड करना है। बट एट दिस पॉइंट व्हाट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट इज योर प्रैक्टिस, कि तुम एनसीईआरटी रीड करो, वेल एंड गुड, बट उसके साथ साथ यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सम प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ, कि जैसे कि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी मान लो हमने अगेन नेशन बिल्डिंग का हमने पहला चैप्टर पढ़ा। एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस ही होते हैं ना, मतलब एनसीईआरटी कैसे हाँ, वो भी पढ़ो, अगर कुछ आप लोग important मतलब होती है। 1 घंटे में आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो कोई भी चैप्टर। सबसे पहले तो अपना सिलेबस सारा नोट डाउन करके रखूँ। मेरी बहुत आदत थी कि मैं टिक करती थी, सर्कल करती थी, अभी मैंने उसे पढ़ लिया, ये कर लिया और इतनी बार रीड कर लिया। पर खैर एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, 7-8 पेजेस हैं आपके, 30-40 मिनट में पूरा रीड हो जाएगा। और मैं रीड करने में कभी भी एनसीईआरटी रीड करते हुए बीच की टाइमलाइन तब नहीं देखती थी, मैं पूरी एनसीईआरटी रीड करने के बाद वो टाइमलाइन देखती थी, क्योंकि एक बार मेरी एनसीईआरटी रीड हो गई, फिर उस टाइमलाइन से उसका सबका रिवीजन हो गया और फिर लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लिए जो पीछे दे रखे होते हैं, एंड आपका 3 बार, मतलब आपका 3 बार ही 1 ही घंटे में वो चैप्टर रिवाइज हो गया। हाँ, तो एनसीईआरटी रीड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मान लो तुम्हारे पास बुक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो तुमने चैप्टर लिया है एक बार उसको बस रीड कर जाओ, ठीक है। उस वक्त कुछ नोट्स बनाने के पीछे, कुछ नोट डाउन करने के पीछे मत जाओ, जस्ट सिंपली रीड दैट, ठीक है। सेकंड टाइम में आके कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो लिख लो, साइड में कॉपी में लिखना है लिख लो, बुक में लिखना है लिख लो, और उसके बाद देखो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग खुद से करो, कि मान लो जो तुम्हारा नेशन बिल्डिंग का चैप्टर है उसमें अलग अलग टॉपिक्स डिवाइडेड है, तो खुद से सोचो, जैसे तुमने पीवाईक्यूज एनालाइज कर लिया, तो एक बार खुद से सोचो कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत हेल्प करता है कि तुम ना थोड़ा उस तरीके से सोचने लग जाते हो कि हम क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहे हैं तो हम उसका आंसर उसी वक्त बना सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है करना। एंड व्हाट एल्स, बाकी तो बस कि एनसीईआरटी रीड करना मुश्किल काम नहीं है गाइस। एनसीईआरटी रीड करना बहुत इजी काम है, और आप लोग ये 1-2 महीने जितना भी रह गया उसमें भी आप इजीली अपना कवर कर सकते हो। और अगर आप स्पेशली आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपको एनसीईआरटी तो करना ही चाहिए, एनसीईआरटी करना चाहिए। और एनसीईआरटी उसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी गाइड बुक लेके नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। एनसीईआरटी, बात खत्म। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग की बुक्स आपको करनी है। उसके अलावा आपको कोई भी और लेटर के पीछे नहीं जाना है, बस एनसीईआरटी, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं सैम्पल आएगा। पेपर्स की हमारे टीचर, मतलब टीचर्स खुद ही अपने सैम्पल पेपर्स इतने सारे भेज देते हैं कि आप लोगों के पास इनफ कंटेंट हो जाता है। हाँ, और एक और हम चीज इम्पोर्टेट वो टीचर हाँ। की बात अभी कर देते हैं कि हाँ। टीचर्स वाली बात बताया कि तो टीचर्स जो हमारे स्कूल में होते हैं वो हम उस वक्त उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं देखते हैं, हम उनकी पूरा हम देखते नहीं है कि यार वो हमारे लिए कितना मेहनत करे, क्योंकि स्कूल के टीचर्स आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप जब कॉलेज आते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ किसी को आपका नाम भी नहीं पता है। एंड स्कूल के टीचर्स लिटरली आपके पीछे जाते थे, और स्कूल में आपके टीचर्स होते हैं, और वो लिटरली वो जो आपके गुरु होते हैं रियल वाले, वो आपको बहुत चीजें सिखाते हैं। हमारे टीचर्स इतनी मेहनत करते थे, जो बच्चे स्ट्रगल करते थे उनको अलग से क्लासेस देते थे, उनके लिए स्पेशल नोट्स बनाते थे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय टीचर्स आज की वीडियो से, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मतलब हमारे आर्ट्स के बैच में हम कितने बच्चे थे, 27-28 बच्चे थे, और इतने से बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मैम इतनी सारी मेहनत करके आती थी। लास्ट के टाइम तक वो कहती थी कि तुम्हारे बोर्ड चालू होने वाले हैं, बट जिसको चाहिए, जब हेल्प चाहिए मुझे कॉल कर लेना, स्कूल आना। और आप उनको लिटरली कॉल कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो। हाँ, आप करते नहीं, आप उनको कॉल करना चाहिए। पर खैर उससे मुझे याद आया कि टीचर्स जब आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं तो हम लोग टीचर्स आपको आपके आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे उसको एनालाइज करने के लिए। तो आपको उसे खुद एनालाइज नहीं करना, मतलब खुद तो एनालाइज करना ही है, पर टीचर से भी पूछना है कि इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। अच्छा मैम, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है और मुझे इसमें से 4 मार्क्स मिले हैं, तो क्यों मेरे 2 नंबर कहाँ कट गए, या वो कौन सा पॉइंट है जो मेरा मिसिंग है। तो फिर टीचर आपको अच्छे से बताएंगे और फिर उसके बाद आपको वो चीज़ याद रहने वाली है कि क्या क्या लिखना है। टीचर कोई काटता है ना तुम्हारी वो चीज़, तो तुम्हें याद हो जाती है कि हाँ ये नहीं करना है। पूछने गए हो तो मतलब याद रहता है। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें मैम से पूछी थी कि मैम मेरे यहाँ क्यों कट गया, मैम कहती है यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है, तो मैं पेपर में हर चीज़ मुझे याद थी क्या क्या चीज़ें लिखनी है। और क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर्स ही होते हैं शायद जो बोर्ड्स में चेकिंग करने के लिए जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है कि बोर्ड्स में आंसर किस तरीके की चेकिंग होती है, तो आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, वो आपको आंसर राइटिंग का तरीका भी बताते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर्स। पूछने के लिए झिझकिए मत, उनके पास जाइए, अपने डाउट सॉल्व कीजिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी स्कूल खुले ही होते हैं, तो मान लो एक तुमने सैम्पल पेपर सॉल्व करा, उसके बाद वो सैम्पल पेपर को टीचर से चेकिंग कराओ कि मैम आप मेरा एक बार सैम्पल पेपर देखिए एंड चेक करिए कि मेरा 80 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। वो तुम्हें चेक करके देते हैं, मेरे टीचर्स लिटरली वैसे चेक करके देते थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके नंबर ज्यादा आए। सबसे ज्यादा खुश आपके टीचर्स ही होते हैं जब आपके रिजल्ट ज्यादा आते हैं। पर तो वो वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखो। बाकी फॉर आंसर राइटिंग देखो ह्यूमैनिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, वेल एंड गुड, तुमने सब याद कर लिया, वेल एंड गुड, बट
लिखना एक पर अगर अलग आप स्किल होती है। पॉइंटर्स में लिखना बहुत जरूरी हाँ, होता है, points में लिखना। 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंटर्स बना बना के, मैं तो अंडरलाइन अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कॉलेज में लिखते हैं तो हम कॉलेज में ऐसे पैराग्राफ में लिखते हम हैं पेजेस भरने के लिए, हम ऐसे लिखते हैं, पर बट आपको आपको बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा नहीं करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें आपका एक बेसिक आइडिया होता है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशन बिल्डिंग है कि 3 चैलेंजेस क्या थे, तो आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारा नेशन इस वक्त बन गया था 1947 में, हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस तरह के उस समय ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इस ऐसे तरीके से करके, मतलब वही अगर हम कोई भी क्वेश्चन आया हाँ, है तो एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइन का पहले आप ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दिया। सकते हो फॉलोइंग आर द रीजंस, या जो भी फॉलोइंग आर दिस 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 बट पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, पहले इंट्रोडक्शन देना तो उसके इंपॉर्टेंट बाद है कि वो एक लिख के बैकग्राउंड बताओ उस आपको सारे क्वेश्चन का, पॉइंटर्स लिखने हैं और बेसिक आंसर राइटिंग 3 आपने लाइन के, 2-3 लाइन के आपने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ज्यादा लंबा नहीं देना होता है, 2-3 लाइन के इंट्रोडक्शन देने हैं। फिर आपने लिखा कि फॉलोइंग आर द रीजंस या ऐसा ऐसा हुआ, उसके और बाद सारे आपको point पॉइंट्स करके लिखने हैं। जैसे कि लिखे। 6 नंबर का है तो आपको 6 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट तो लिखना ही है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो 6 से ज्यादा भी लिखते हैं, बट जैसे कि 4 नंबर के क्वेश्चन है इससे तो मैं मुझे बोलूंगी याद आया कि 4 आपकी पॉइंट से स्पीड भी लिखो। अच्छी होनी चाहिए लिखने की। वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनती है। हाँ, वही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और पेपर छोड़कर, मतलब पेपर तो मत ही छोड़कर आना, वो guys। तो मतलब पूरा सबसे पेपर ज्यादा करके आओगे, इंपॉर्टेंट पूरे चीज नंबर में मिल सकते कि हैं, एमसीक्यू में जितने स्टेप कटेंगे मार्किंग उतने ही मिलती है, कटेंगे। ठीक है। देखो अगेन हम कह रहे हैं बोर्ड्स काफी लीनियंट चेकिंग करता है, हम्म। तो आपको थोड़ा उस तरीके के प्लीज कोई भी क्वेश्चन छोड़ के तो कतई मत आना, कुछ भी लिखना उसमें, बट लिख के एक आना। और चीज मुझे याद है कि हमारे क्लास के काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऊपर इंग्लिश में लिखा होता है, फिर हिंदी में लिखा होता हाँ, है, सब तो उस पढ़ रहे हैं। चक्कर में उनका कुछ ना कुछ छूट जाता था। कोई डिसेबल्ड के लिए क्वेश्चन होता था तो वो लोग भी कुछ तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, उसको याद रखो, ये बहुत बेसिक चीज है बेसिक यार। चीजें और आप लोगों ने 10th में बोर्ड दिया ही है। हाँ, 10th बट में ये बोर्ड है ना दिया, कि हम हाँ। जब बोर्ड देने जाते हैं वी अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा वो pressure पैनिक हो आता है। मेरे को अभी भी याद है, मेरे इंग्लिश के एग्जाम में मेरे ऐसे हाथ कांप रहे थे कि क्या है, मेरे से रोल नंबर ही फिल नहीं हो रहा था, मेरे उसमें हाथ कांप रहे थे, क्योंकि एक पहला, डर रहता है, क्योंकि वो बोर्ड्स का थोड़ा हुआ तो क्रिएटेड है यार, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड बोर्ड एग्जाम एग्जाम है, है। बट वी हैव डन इट, तो वी नो कि इतना कुछ नहीं होता है, बहुत चिल होता है यार, बोर्ड एग्जाम और इतना रिलैक्स आसान होता होके है। जाना, और हाँ ठीक है, ये सब तो ये तो खैर थोड़ी बात की है। स्ट्रेटजीज हो गई। बट हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आई होप कि तुम्हें समझ आ गया हो कि जितने मार्क्स के लिए पूछा है उतना ही पॉइंट लिखो। और ज्यादा अच्छे आते हैं से तो लिख लिखो। सकते हो, बट बहुत ज्यादा भी, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि 8 पॉइंट लिख रहे हो, क्योंकि अगर तुम एक आंसर को ही परफेक्ट करने लग जाओगे तो बाकी आगे के क्वेश्चन छूट छूट जाएंगे ना, जाएंगे। क्योंकि लिमिटेड आपके पास 3 घंटे हैं, तो आपको इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो या स्ट्रक्चर करके लिखना आना चाहिए आपको। जैसे कि थोड़ा थोड़ा, जैसे कि लोग थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, तो वो काफी सुंदर लगता है देखने में। वो काफी मैं बनाती थी फ्लो चार्ट, हम ऐसे कॉलेज में बादल बनाते हैं, बट कॉलेज में हम बनाते हैं वो फिल करने के लिए, फिल करने के लिए, बट बोर्ड्स में बनाना होता है क्योंकि आपका वो थोड़ा अच्छा होता है। सेकंड चीज है जो बहुत लोग पूछते हैं कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग लिख रहे हैं हर दिन एक एक पेज। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग थी मेरी, पर समझने लायक अच्छी। मेरी प्रिंट राइटिंग थी, मेरी कर्सिव राइटिंग नहीं थी, तो मेरे शब्द ऊपर नीचे उड़ जाते थे। बट ये है कि आपका समझ आना चाहिए, साफ साफ लिखो, डिस्टेंस देके लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कट कर रहे, अगर कुछ गलती हो गई एक लाइन में बस कट करो, बस बहुत ज्यादा उसको खिचड़ी नहीं बनानी है। तभी करते आप इतनी कटिंग तभी करते हो जब आप डाउट में होते हो खुद के आंसर्स में, तो पूरा आंसर का स्ट्रक्चर पता है, आपने इतना बार अच्छा से रिवीजन करा है, तो आपका सीधा ना पेन चलता है बोर्ड में। तो बट हाँ, तो इसके की भी चीज है कि मान लो कोई क्वेश्चन आया तो उसको फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार ना अपना माइंड मैप में क्रिएट करो कि तुम ये पॉइंट लिखने वाले हो, ये सब पॉइंट्स है, और उसको उन सब पॉइंट्स को फिर एक्सप्लेन करना है। बट सब पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, पता चला 3 पॉइंट लिख दिया, उसके बाद कथा लिखने की जरूरत नहीं, सब ब्रीफ एक्सप्लेन, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना होता, एक पॉइंट लगभग 3-4 लाइन में काफी होता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आंसर राइटिंग रिपीट करती हूँ। 2-3 लाइन का तुमने इंट्रोडक्शन दे दिया, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है या 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उतने पॉइंट तो कम से कम लिखो, उससे ज्यादा 1-2 लिखना, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कथा बनाने की जरूरत नहीं है। एंड देन एट द एंड वो थोड़ी 2-3 लाइन की कंक्लूजन लिख दो। ऐसा साइड में लिखने की जरूरत नहीं है कि अभी हम इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ, अभी मैं ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिखो एंड डायरेक्ट 3 लाइन की कंक्लूजन लिखो एंड देन मूव टू अदर पेज, ठीक है। एंड वही है कि अपने आंसर राइटिंग को जो है वो थोड़ा सा इंप्रेशनेबल बनाने के लिए थोड़ा सा उसको बेटर स्ट्रक्चर करो, कुछ अब क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, और बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं करना है कि ब्लैक पेन से हम अंडरलाइन करेंगे या पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे पेन से, ऐसा नहीं करना है। पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हो, बस वो अंडरलाइन क्लियर होता है। अंडरलाइन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। हाँ, क्योंकि क्या होता है, अगेन हम कह रहे हैं ना कि बोर्ड पे काफी लीनियंट चेकिंग होती है, तो वो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढते हैं कि ओके, अगर कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो पता चल जाता है कि जब तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हें पता चल जाता है हाँ ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये नहीं लिखोगे तो आंसर इनकम्प्लीट है। तो वो कीवर्ड्स को बस अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। अंडरलाइन करोगे, बहुत इंपैक्ट पड़ता है अंडरलाइन करने से, क्योंकि उनको डायरेक्ट दिखता है कि ओके इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है, क्योंकि उनके पास भी जो
हमारे टीचर्स बताते थे, उनके पास जो होता था ना शीट आंसर की जो होती है, हाँ, उसमें कीवर्ड्स लिखे आप लोगों होते ने हैं। जब अपना सैंपल पेपर एनालाइज हाँ, किया होगा तो उसमें जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं, उसमें सब कीवर्ड्स दिए होते हैं, आपको पूरा आंसर का स्ट्रक्चर नहीं दिया होता, तो उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करके लिखना जरूरी होता है। वो एग्जामिनर वही कीवर्ड्स Keywords ढूंढते ढूंढता हैं, तो आपको बस वही करना होता है एंड दैट्स इट। तो बस यही है, Yeah. और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास अब कुछ कुछ डाउट्स थे जो हम फटाफट क्लियर करते हैं। तो एक डाउट था कि पीवाईक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, कि क्या हमें उसको 3 घंटे बैठ के सॉल्व करना है या सिर्फ ऊपर से देख लेना है, तो बताना। हाँ, तो कुछ लोग देखो 3-3 घंटे, कुछ लोग बोलते हैं ना कि अपना टाइमर लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो, चेयर लेकर बैठो और अच्छे से पीवाईक्यू कि सॉल्व you करो। are, नहीं, इन एग्जाम exam वाला पूरा माहौल बनाकर बैठो, नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है और बनता भी नहीं है घर पे। तो आपको बस एक बार अच्छे से सॉल्व करना है पीवाईक्यू को, सारे आंसर लिख के, हर चीज़ जो आप पेपर में लिखने वाले उस तरीके से, और बाकी जो आगे के आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उनको बस एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, असर्शन रीजन सॉल्व कर लेना, और जो मतलब क्वेश्चंस है उनके कीवर्ड्स देख लेना कि हाँ ये चीज़ें, मतलब आपके पास कंटेंट होना चाहिए काफ़ी अच्छा और आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको, अगर आप 3 घंटे बैठकर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करने बैठोगे तो आपके दिन के दो पीवाईक्यू में क्या आपको लगेगा कि हमारे हमने तो बहुत पढ़ लिया, बट उतनी प्रोडक्टिविटी दो आती नहीं है। पीवाईक्यू करें आपने बस, वो लास्ट में चाहे आप देखना बट पीवाईक्यू। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि आप मत बैठो, हाँ, क्योंकि देखो जैसे कि हमारा क्या था कि हमने 2-3 पीवाईक्यूज दिए, उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारा पीवाईक्यू जल्दी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि अभी हम पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है इतना हम कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट ठीक है आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ पता चल जाता है कि यार ये हम कर सकते हैं। अब जैसे वही है कि अब मान लो एमसीक्यू है, ठीक है, तो एमसीक्यू जो हम बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, तो हम ऑप्शन जो आता है कि इसका आंसर ए होगा, तो हम ए में क्या होता है वो भी लिखते हैं। बट अब घर में आप सॉल्व करो तो आपका ए का क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पास जैसा मुझे लगता है। तो अगेन वही है कि आपको थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। एमसीक्यू आप फटाफट बस उसके ऑप्शन देख लो। आंसर राइटिंग को एक दो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद तो काफी रिपीटेड क्वेश्चंस आने लगते हैं, तो उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और हर सेट, मतलब जैसे अभी मैं ये 2024 का या 2023 का पेपर देख रही हूँ, तो उसमें काफी सारे सेट होते हैं, काफी सारे वो सेमी क्वेश्चंस होते हैं, आगे पीछे होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखना है। सारा सॉल्व ऐसा भी नहीं है कि नहीं बैठना है। एमसीक्यूज तो यार देखो, एमसीक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको तो जितने बार सॉल्व करोगे ना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपके क्लास 12 में तो आने ही वाले हैं, और सीयूईटी में तो एमसीक्यू आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि 2024 के मान लो तुमने एमसीक्यू सॉल्व करे, उसके बाद 10 दिन बाद फिर से उन एमसीक्यूज में जाओ, कि ताकि तुम्हें वो सारी वन वर्ड चीजें ना हम भूल जाते हैं, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी पीवाईक्यूज के लिए हम इतना ही कहेंगे कि पीवाईक्यूज के लिए इतना ही कहेंगे कि यार एक बार 2-3 बार तुम सॉल्व कर सकते हो 3 घंटे के टाइमर में। 3 घंटे वाला टाइमर, हाँ, देख सकते हो कि तुम्हारा स्पीड स्पीड क्या है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार देख सकते हो कि तुम्हारा स्पीड क्या है, कि तुम कितनी जल्दी पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। और शायद मुझे लगता है ये चीज आपको अपने प्री बोर्ड्स में अभी तक समझ आ गई होगी कि प्री बोर्ड्स हमारे रखे इसलिए होते हैं, तो तुम्हारा आपको अपने प्री बोर्ड से सब कुछ सीखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी बहुत लोगों के जनवरी में होते हैं, कि अगर आपके प्री बोर्ड्स में 80 भी आ रहा है तो 90 तो 90 से ऊपर तो आएंगे। वो तो होता है क्योंकि प्री बोर्ड काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं और काफी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में तो बहुत सिंपल होता है। बाकी देन हमें क्या बताना था कि नोट कैसे बनाते हैं, तो मैं बताती हूँ टाइमलाइंस कैसे। तो जो एनसीईआरटीज में टाइमलाइंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मेरे पास पीवाईक्यूज है, पॉलिटिकल साइंस के मेरे पास नोट्स है, तो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के, इसके मैंने डेट लिख रखे हैं। तो ये जो डेट है ये तुम्हारे एनसीईआरटी मतलब क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से तो है, बट सीयूईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, देन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कब बनी, तो ये तुम्हारे कुछ कुछ डेट्स हो गई, या कौन सा अग्रीमेंट कब साइन हुआ। तो इस तरीके से मैंने एक अलग सा नोटबुक बनाया था थोड़े से ही पेज का, कि इसमें मैं सिर्फ डेट्स लिखूंगी, ताकि मेरे को जब लास्ट के टाइम में मैं सिर्फ इनसे दोबारा जा सकूँ, मेरे को दोबारा बुक में ना जाके रीड करना पड़े इंडिविजुअली, मेरे पास सारे डेट्स एक साथ हो। और ये सीयूईटी के टाइम में इतनी हैंडी आती है, इतनी हेल्प करती है ये, क्योंकि तुम्हारे सारे चीज एक जगह पर लिखा हुआ है। क्योंकि सीयूईटी क्या है, मेनली तुम्हारे डेट्स, वन वर्ड, यही सब है, वन वर्ड बात आते हैं। जैसे कि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कब साइन हुआ, या फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, ये सारे जो वन वर्ड के क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इसका अलग से आपको बना के रखना है। तो मैं बोलूँगी कि डेट्स को या वन वर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो। मैं तो यार लिख कर करती थी, मेरे को तो चीजें याद नहीं होती, तो मैं बार बार लिखती थी, बार बार प्रैक्टिस करती थी, नोट्स बनाती थी, तो मेरे को याद हो जाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, वही तो लिखकर सॉल्व कर और बार बार एनसीईआरटी देखकर रीड करके सबका अलग अलग तरीका होता है। मुझे लगता है हम इतनी बार रीड कर लेंगे उसका स्ट्रक्चर आएगा कि येलो लाइन से ये चीज इधर इधर, बट यही है कि सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी को पढ़ के याद होता है, किसी को लिख कर याद होता है, किसी को अलग कोई फ्लो चार्ट वैसे बनाता है तो उसको याद हो जाता है क्रिएटिव तरीके से। तो आपको थोड़ा अपने हिसाब से ढूंढना है, कोई एक फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल में मत जाओ कि
दीदी ने ये करा या इन्होंने ये करा, इनके 98% आ गए तो मैं भी ये करूँ, नहीं, सबका अलग अलग होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम स्टार्ट करो करना, जब पता तुम है, स्टार्ट मैं करोगे मेरी तभी बहन पता को चलेगा। बताती थी, मेरी छोटी बहन है और उसको भी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसको ऐसी पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस की बुक की कुछ डेट्स बताती थी कि इस टाइम पे ये हुआ था बाबू, इस टाइम पे ये हुआ था, तो ऐसे ऐसे करके दूसरों को हाँ, बताने से दूसरों को पढ़ाने वाली चीज तो काफी बहुत एक्चुअली ज्यादा हेल्पफुल होती हेल्प है, आपको करती याद हो जाती है। तो वही है क्योंकि कि सबका अलग प्री अलग बोर्ड से तरीका है। पहले मुझसे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं यार ये याद है, ये याद है, हाँ हाँ मुझे, फिर हाँ, वो फिर चीज जब उसको आती भी, थी। हाँ, और जब दूसरों को पढ़ाते हो तो आपको लगता है ओ मैं ये पॉइंट ओ, भूल रही हूँ, फिर आप दोबारा हाँ। रीड करते हो, तो वो भी तरीका है। तो वही है कि अलग अलग तरीका है, किसी एक तरीके पर भरोसा नहीं करना है, अपना स्टार्ट करना है, खुद से ट्राई करना है, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। दैट्स ऑल दैट वी हैव टू शेयर अबाउट क्लास 12। हमने ये Yes, सारी बस। चीज़ें जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है वो करना है। बाकी लास्ट हम यही बोलेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्लास 12 बहुत हार्ड होता है, दीदी अब बस बहुत स्ट्रेस शांति हो से रहा है। पढ़ो। काम डाउन, इतना हाँ, हार्ड नहीं होता है क्लास 12 हमने दिया बहुत है, easy और है। बहुत हवा क्रिएटेड है, बट इतना हार्ड नहीं होता है, इट्स क्वाइट ईजी। तो मैं बस ये बोलूँगी कि तुम्हारा एक डिसेंट स्कोर आ जाता है, बट वो फासला जब तुम्हारे 95 प्लस आने के लिए तुम्हें थोड़ा फासला क्रिएट करना होता है और आपका एक NCERTs गोल भी वगैरह। होना चाहिए कि यार मुझे इतने इतने चाहिए, मुझे लाने तो हैं। चाहिए थे, तो मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे चाहिए, तो आपका गोल होगा, आप शांति से उस गोल की तरफ प्रिपेयर करोगे और आप उस गोल को अचीव 100% करोगे। हाँ, तो अपने मन में थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि तुम्हें ये चाहिए, बाकी ट्रस्ट योर इंटेंशंस, वर्क हार्ड, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स एवरीवेयर, वर्क हार्ड, डू सम रियल वर्क एंड यू विल बी गुड टू गो। ओके, Yeah. बाय बाय। बाय।